नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद को 45 मिनट की नोटिस पर देश छोड़कर भागना पड़ा। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री को केवल 45 मिनट का समय मिला कि आप अपना सामान समेटिए और अपनी बहन शेख रेहाना के साथ तुरंत निकल लीजिए, अन्यथा आपकी रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने तो वीडियो देखे ही होंगे कि कैसे जो प्रदर्शनकारी थे वो प्रधानमंत्री के निवास में घुस गए और उन्होंने तमाम तोड़फोड़ की, चोरी की और जो कुछ भी वो कर सकते थे किए। हमने इसी तरह के दृश्य कुछ समय पहले श्रीलंका में देखे थे, जहाँ पर प्रधानमंत्री निवास में लोग घुस गए थे और ठीक इसी तरह से उन्होंने व्यवहार किया था। तो श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश में भी इसी तरह से, एक तरह से कहना चाहिए कि जनता ने तख्ता पलट कर दिया है और वहाँ के शासक को भागना पड़ा है और अपनी जान बचानी पड़ी है। तो सवाल उठता है कि हसीना वाजेद क्यों जान चली गई। आखिरकार वो तकरीबन 2009 से वो सत्ता में थी, 15 साल करीब हो गए थे और ठीक ठाक उनका काम चल रहा था। बांग्लादेश तरक्की भी कर रहा था। जो मानदंड हैं आर्थिक विकास के, उसमें उसकी स्थिति भारत से पूरे दक्षिण एशिया में बेहतर थी। वो लगातार प्रगति कर रहा था। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि चीज़ें शेख हसीना के नियंत्रण से बाहर निकल गई और उन्हें भागना पड़ गया। उनको सेना का भी प्रोटेक्शन नहीं मिल पाया कि सेना के प्रोटेक्शन में वो वहाँ बनी रहती। यानी सेना को भी लगा कि जिस तरह से भीड़ उन्मादी हो गई है उसमें उसे रोकना संभव नहीं होगा और अगर रोकने की कोशिश की गई तो बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है, गोलियां चलानी पड़ सकती हैं। और हम जानते हैं कि एक दिन पहले ही, रविवार को ही, देश में लगभग 100 लोगों की मौतें हुई थी इसी संघर्ष के दौरान। अभी तक 300 से ज़्यादा मौतें इस आंदोलन में हो चुकी है। जो आंदोलन की मुख्य वजह बताई जा रही है कि वो आरक्षण के खिलाफ था। ये आरक्षण जो 1971 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने का, उनके परिजनों को जो आरक्षण दिया जाता था उसके विरोध में था। लेकिन वो मसला सुलझा लिया गया था क्योंकि कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी और जो हसीना वाजेद की सरकार है वो भी उसको कंटिन्यू करने के हक में नहीं थी। जो सत्तारूढ़ गठबंधन है, उनके साथ और भी 13 दल हैं, वो भी नहीं चाह रहे थे कि इसको आगे बढ़ाया जाए। फिर आखिर क्या वजह हुई, बात कहाँ बिगड़ गई? दरअसल इसके लिए आपको थोड़ा तह में जाना पड़ेगा। अव्वल तो ये है कि आर्थिक विकास एक चीज़ है, लेकिन आर्थिक जो विकास हुआ उसका वितरण किस तरह से हुआ है, इस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। मसलन आप भारत में देखें, कहने को आर्थिक विकास हुआ है, लेकिन बहुत बड़ी आबादी गरीबी में, बेरोजगारी में बसर कर रही है और उसके अंदर गुस्सा पनप रहा है। चूँकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, इसलिए वो इस तरह से ऑर्गेनाइज होकर विरोध प्रदर्शन या सत्ता पलट नहीं कर पाता है। लेकिन जो छोटे मुल्क हैं वहाँ ऐसा करना बड़ा आसान हो जाता है, जैसे श्रीलंका में हो गया, जैसे बांग्लादेश में हो गया, कभी नेपाल में इसी तरह की उथल पुथल हम लगातार देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी ठीक इसी तरह से नहीं हुआ, लेकिन वहाँ भी इसी तरह से लोगों के अंदर गुस्सा खदबदा रहा है और वो दिख रहा है। तो ठीक ये हालात वहाँ बन गए थे कि तरक्की तो हो रही थी, लेकिन जो तरक्की का फ़ायदा है वो किसी एक वर्ग को मिल रहा था। बड़े पैमाने पर लोग बेरोज़गार थे, उन्हें काम नहीं मिल रहा था और वो गुस्सा भरा हुआ था। दूसरी बात यह है कि जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो मौके की तलाश में थी। जैसे जो जमात इस्लामी है, वहाँ की कट्टरपंथी ताकत और उसकी जो छात्र शाखा है वो बहुत बड़ी एक्टिव थी। उस पर बैन लगा दिया गया। चुनाव लड़ने पर तो बैन लगा ही दिया गया था जमात इस्लामी पर, और जो एक्टिविटी वो कर रही थी उस पर बैन लगा दिया गया और उसे आतंकवादी संगठन की फहरिस्त में भी डाल दिया गया। तो ये जो एकदम से उनका गुस्सा फट पड़ा। इसको जिस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए था वैसा हसीना वाजेद हैंडल नहीं कर पाई। फिर खालिदा जिया की पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो भी इस पूरे आंदोलन में कूद पड़ी। वो तो जाहिर है कूदना ही था। खालिदा जिया
जेल में हैं, उनको जेल में रखा जा रहा है। तो एक खालिदा जिया की पार्टी जो सत्ता से महरूम है पिछले 15 साल से, जमात इस्लाम जिसको बैन कर दिया गया है, और उसकी छात्र शाखा जो बहुत उग्र किस्म की है और बहुत कट्टरपंथी है, ये सारे एकजुट हो गए और इन्होंने एकजुट होकर हल्ला बोल दिया हसीना वाजिद की सत्ता पर और तोड़फोड़ करने लगे, हिंसा करने लगे। शेख मुजीबुर रहमान की जो मूर्ति थी उस पर भी हथौड़ा चलाने लगे। तो ये एक तरह से पूरा माहौल उन्होंने बदल दिया। और इसकी एक और बड़ी वजह ये है कि शेख हसीना वाजिद धीरे धीरे बहुत एरोगेंट हो चली थी। इतनी लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद वो एक तरह का अहंकार भी उनमें आ गया था। वो विपक्षी दलों के साथ तमाम तरह के रिश्ते पुल तोड़ बैठी थी, कोई संबंध ही नहीं था। उनको एकजुट होने का मौका उन्होंने दिया और चूंकि सत्तारूढ़ दल को दबा कर रखा, तो एक जो लोकतंत्र में गुंजाइश होती है कि अगर विपक्षी दल हैं वो सक्रिय रहते हैं तो लोगों का गुस्सा उनके ज़रिए निकलता रहता है, वो बिल्कुल बंद हो गया। तो जब लोगों का गुस्सा निकलने के रास्ते तमाम बंद कर दिए गए और उन्होंने ये महसूस किया कि हसीना वाजिद एक डिक्टेटर की तरह व्यवहार कर रही हैं, एक तानाशाह की तरह देश को चला रही हैं, तो उनका गुस्सा और भी बढ़ता चला गया। तो ये गुस्सा मल्टीप्लाई हो गया। इसके मल्टीपल रीजन थे, बहुत सारे कारण थे। वो सारे कारण एक साथ मिलजुल कर उन्होंने एक बड़ा रूप ले लिया, ज्वालामुखी का रूप ले लिया, और वो फिर ऐसे हिंसा में भड़क उठा जिस पर कंट्रोल करना हसीना वाजिद के लिए मुश्किल हो गया। और उसमें भी उन्होंने एक काम और गलती की कि उन्होंने पुलिस को आदेश दे दिया कि वो जमात इस्लामी या उसके छात्र संगठन के खिलाफ की जा रही जो हरकतें कर रहे हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। कड़ी कार्रवाई में हुआ क्या, रविवार को ज़बरदस्त तरीके से हिंसा हुई और उसमें 100 के आसपास लोग मारे गए। इससे आम लोगों में गुस्सा और भी ज़्यादा भड़क उठा, और जब गुस्सा भड़क उठा तो फिर जो स्थितियां निर्मित होनी थी वो हो गई। उसमें फ़ौज भी बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं थी और जाहिर है कि हसीना वाजिद के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचा था। तो अब बांग्लादेश एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहाँ पर फ़ौज ने एक तरह से सत्ता संभाल ली है। वो कह रहे हैं कि अंतरिम सरकार बनाएंगे। अंतरिम सरकार कैसे बनेगी, सभी दलों को मिला के बनाई जाएगी। वो सरकार कैसे चलेगी, चुनाव कब होंगे, चुनाव होंगे तो वो निष्पक्ष हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और शेख हसीना वाजिद जो बाहर चली गई हैं उनकी पार्टी के साथ क्या व्यवहार होगा, उसके पार्टी के नेताओं के साथ क्या व्यवहार होगा, उन्हें चुनाव ठीक से लड़ने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ये सारे सवाल हैं जो हमें आने वाले वक्त में इनके जवाब मिलेंगे। लेकिन आज की तारीख में बांग्लादेश एक बड़ी क्राइसिस में फंस गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।